स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल स्पार्क क्लासेस में। जैसा कि आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिगत मेरे द्वारा हिंदी और राजनीति शास्त्र के वीडियोस लगातार अपलोड किए जा रहे हैं, इसी क्रम में यह हिंदी का मेरा अगला लेक्चर होगा। और साथ ही साथ हिंदी के इससे पहले जितने भी लेक्चर हैं उनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दिया है। मेरा आप सभी से अनुरोध है कि इस लेक्चर को देखने से पहले बाकी सारे इससे पहले जो लेक्चर मैंने अपलोड किए उन्हें भी देखें, और इस तभी आपको जो है इस लेक्चर को ये लेक्चर आपको समझ में आएगा। तो आज जो है हिंदी का हमारा टॉपिक है वो पिछले लेक्चर से आगे को हम कंटिन्यू करते हुए चलते हैं। और आज का हमारा टॉपिक है व्यंजन। आज का हमारा टॉपिक किस बारे में है? व्यंजन के बारे में। थोड़ा सा पिछले लेक्चर को मैं रिवाइज करा देता हूँ। पिछले लेक्चर में हमने किन किन बातों का अध्ययन किया था। तो हमने वर्णमाला का अध्ययन किया था। वर्णमाला में हमने वर्ण किसे कहते हैं और वर्णों का व्यवस्थित क्रम क्या कहलाता है, वर्णमाला कहलाता है। उसमें हमने पढ़ा था कि वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वरों की संख्या हमने देख ली थी, ठीक है। साथ ही साथ स्वरों का उच्चारण स्थान भी हमने देख लिया था, ठीक है। अब आज हम बात करेंगे व्यंजन, व्यंजनों का वर्गीकरण और व्यंजनों का उच्चारण स्थान। व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं, उनका क्या क्या उच्चारण स्थान है, इसके बारे में हम आज के लेक्चर में आज अध्ययन करेंगे। तो बात करते हैं व्यंजन की। तो व्यंजन क्या होते हैं? तो अगर डेफिनेशन के ऊपर चले तो स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण, स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण क्या कहलाते हैं? व्यंजन कहलाते हैं। स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण क्या कहलाते हैं? व्यंजन कहलाते हैं। देखो, इस टॉपिक से आपका वर्णमाला से 20 नंबर का यदि पेपर है तो एक या दो प्रश्न आपके जनरली बन जाते हैं। और सतही तौर पर हम देखें तो जनरली हल्के फुल्के क्वेश्चन अभी तक पूछे गए हैं, ठीक है। केवल सतही ज्ञान इस पर पूछा गया है। हाँ, उतना डीप अभी तक इस टॉपिक में उतना डीप अभी तक ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। जनरली यही पूछा जाता है कि कौ किस प्रकार का व्यंजन है, उच्चारण स्थान के आधार पर सगोस अघोष उनका प्राणत्व पूछ दिया जाता है। थोड़ा सा हम डीप भी चलेंगे और जो अदर जो आपके देखेंगे हम स्टेट्स के एग्जाम्स हैं, जैसे पीसीएस स्तर का भी हम देखेंगे, तो कोशिश करेंगे कि हम यहाँ से तैयार करते हुए चले हर लेवल का, ठीक है। तो व्यंजनों की बात करें तो स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण क्या कहलाते हैं? व्यंजन कहलाते हैं। अच्छा, अगर आपके सामने एक लिखा क इस तरीके से, एक है इस तरीके से, इसमें से अगर आपसे पूछा जाए कि व्यंजन कौन सा है तो आपका आंसर क्या होगा? इन दोनों में आपका व्यंजन है ये, इसको हम क्या कहेंगे? व्यंजन। शुद्ध रूप में व्यंजन क्या है? जिसके नीचे हलंत लगा रहेगा। अगर हलंत नहीं है तो इसका मतलब क्या है? इस क जो व्यंजन था इसमें क्या जुड़ गया? अ जुड़ चुका है, तो अब ये क्या बन जाएगा? पूरा क बन जाएगा। तो अब इस कंडीशन में ये आपका क्या कहलाएगा? अक्षर कहलाएगा। ये मैंने पिछले वीडियो में मैं ये बात पहले बता चुका हूं। साथ ही साथ एक चीज जो है मैं उसको आगे फिर लेक्चर उसका लेके आऊंगा। जैसे अगर हम स्वरों की संख्या हमने देखी तो हमने 11 देखी, ठीक है। ऐसे ही अगर हम मात्राओं की संख्या देखेंगे तो वो 10 होती है। वो कैसे होती है थोड़ा सा भी समझ लेते हैं। जैसे होता है तो उसकी मात्रा हमें नहीं दिखती है, बाकी आ की मात्रा में दिखती है, ई की मात्रा दिखती है, बड़ी ई की मात्रा दिखती है। तो जनरली हम कहते हैं मात्राएं कितनी होती हैं? 10 होती हैं। स्वर कितने होते हैं? 11 होते हैं, ठीक है। तो इस चीज को हम देख लेंगे, इसका थोड़ा सा नोट डाउन कर लेंगे अभी वन लाइनर के तौर पर, समझेंगे इसको आगे किसी दिन मैं लेक्चर इसका ले आऊंगा, ठीक है। तो क और ये आप ही समझ गए। हलंत वाला रूप अगर है तो वो क्या है, ठीक है। फिलहाल सतही तौर पर भी समझ गए तो बहुत अच्छी बात है। आगे आपका जो हिंदी है तो आगे आप इस चीज को बहुत अच्छे से समझ जाएंगे, क्योंकि संधि में इसका बहुत प्रयोग होगा आपके लिए, ठीक है। तो शुद्ध रूप से व्यंजन समझ गए। व्यंजन जो होते हैं वो किसकी सहायता से बोले जाएंगे? स्वरों की सहायता से बोले जाएंगे। और किसी व्यंजन में स्वर सहित व्यंजन आपका क्या कहलाएगा? अक्षर कहलाएगा। अक्षरों की मैंने डेफिनेशन बताई थी पिछली बार, क्या? स्वर या फिर स्वर सहित व्यंजन क्या कहलाता है? अक्षर कहलाता है। मैंने आपको शब्द बताए थे कुछ, उन शब्दों में मैंने आपको जो है अक्षरों की संख्या से संबंधित भी मैंने आपको उसमें बता दिया था, ठीक है। कितने वर्ण और कितने स्वर। अच्छा, अब हम चलते हैं व्यंजनों के वर्गीकरण पर, ठीक है। चलो व्यंजनों की संख्या पहले देख लेते हैं। परंपरागत रूप से अगर हम व्यंजनों की संख्या पूछी जाएगी आपसे तो वो कितनी होती है?
33 होती है। परंपरागत रूप से कहें या फिर अगर इसको कहें किस आधार पर, उच्चारण के आधार पर, या फिर इसको अगर हम कहें तो क्या, उच्चारण के आधार पर व्यंजन कितने होते हैं, 33 होते हैं। परंपरागत तरीके के तौर पर पूछे या उच्चारण के आधार पर पूछे। और अगर आपसे पूछे लेखन के आधार पर व्यंजन कितने होते हैं, तो ये आपके होते हैं 39। अब ये 33 क्या होते हैं, परंपरागत होते हैं। बचे बाकी फिर जो 6 आए वो परंपरागत नहीं होते हैं। 4 उसमें क्या होते हैं आपके, संयुक्त व्यंजन होते हैं। 4 इसमें क्या शामिल होते हैं, संयुक्त व्यंजन। और 2 इसमें जो शामिल होते हैं उन्हें हम कहते हैं द्विगुण व्यंजन। बाकी 2 को हम क्या कहते हैं, द्विगुण व्यंजन। ठीक है, तो व्यंजनों की स्वरों की संख्या से रिलेटेड करें तो स्वरों की संख्या मैंने कितनी बताई थी। अगर आपसे सीधे पूछा जाए कि स्वरों की संख्या कितनी होती है, तो इसका मतलब यह है कि वो देवनागरी लिपि के अनुसार आपसे स्वरों की संख्या पूछना चाह रहा है। तो आप क्या कहोगे, 11। ठीक है, उसके बाद यदि आपसे पूछे कि लेखन के आधार पर स्वर कितने होते हैं, तो मैंने बताया था कितने का कहोगे आप, 13। शुद्ध रूप से अगर पूछा जाए कि उच्चारण के आधार पर स्वर कितने होते हैं, तो आप क्या कहोगे, 10। तो इस आधार पर लेखन के आधार पर बने स्वर कितने होते हैं, 3, जिनको मैंने क्या नाम दिया, री, अंग और अह। चलिए, री का मैंने पिछले लेक्चर में आपको उच्चारण स्थान बता दिया था, मूर्धन्य होता है। ठीक है, अगर आप पिछले लेक्चर को देखें। अंग को मैंने कहा था अनुस्वार। आप आज एक चीज और समझेंगे इस लेक्चर के अंत में, अह का उच्चारण स्थान क्या होता है। अंग क्या होता है, अनुस्वार होता है। अनुस्वार मैंने कहा क्या होते हैं, अनुस्वार वे वर्ण होते हैं जिनके उच्चारण में हवा केवल कहां से निकल रही है, नाक से निकल रही है। अब ऐसे आप आज एक चीज और आगे समझेंगे स्वरों के उच्चारण से संबंधित। आप ये समझेंगे इस लेक्चर के अंत में, अह का जो उच्चारण होता है, स्थान होता है, वो कहाँ होता है। मान लीजिए आपके पास एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि अह का उच्चारण स्थान क्या है, वहां आपके पास ऑप्शन आ जाए कंठ, तालव्य, मूर्धन्य या ओष्ठ। तो चलिए, इसको हम लास्ट में, हमारे सामने इसका आंसर आपके सामने आज मिल जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं। व्यंजनों की बात मैं कर रहा हूं। व्यंजनों में मैंने जो है आपको बता दिया, व्यंजन परंपरागत तौर पर 33 होते हैं। अब ये परंपरागत तौर पर जो 33 हमारे व्यंजन होते हैं, इनका हम वर्गीकरण समझते हैं। ध्यान रखना, 1 नंबर का क्वेश्चन यहीं से बनेगा। आपने रटना नहीं है, रटते हुए चलेंगे तो आप बिल्कुल भूल जाएंगे, आपको कुछ ध्यान नहीं रहेगा। समझते हुए चलेंगे तो रटना आसान हो जाता है। रटना तो दोनों स्थितियों में, तो बेहतर होगा कि आप समझते हुए चीजों को रटें। ठीक है, तो 3 प्रकार से हम इन व्यंजनों का वर्गीकरण करते हैं। व्यंजनों का वर्गीकरण कितने प्रकार से हम करेंगे, 3 प्रकार से। नंबर 1 होता है आपका स्पर्शी। नंबर 1 क्या होता है, स्पर्शी व्यंजन। नंबर 2 आपका होता है अंतःस्थ व्यंजन। नंबर 2 होता है आपका अंतःस्थ व्यंजन। नंबर 3 आपके होते हैं ऊष्म संघर्षी व्यंजन। नंबर 3 आपके क्या होते हैं, ऊष्म संघर्षी व्यंजन। अब आप एक चीज ये समझिएगा कि मैं सिर्फ और सिर्फ 33 जो व्यंजन है उनका वर्गीकरण कर रहा हूं। मैंने संयुक्त व्यंजन और द्विगुण व्यंजनों की बात अभी मैं नहीं कर रहा हूं। तो अगर आपसे पूछें कि स्पर्शी व्यंजन क्या होते हैं, तो इनको एक और नाम से जाना जाता है, इनको वर्गीय व्यंजन भी कहा जाता है। इनको वर्गीय व्यंजन भी कहा जाता है। चलिए पहले इनकी संख्या पे आ जाते हैं। इनकी संख्या होती है 25। कितनी होती है, 25। अंतःस्थ की संख्या होती है 4, और ऊष्म संघर्षी भी आपके होते हैं कितने, 4। हो गए 33। स्पर्शी व्यंजन कितने होते हैं, 25। अंतःस्थ व्यंजन कितने होते हैं, 4। ऊष्म संघर्षी व्यंजन कितने होते हैं आपके, वो भी 4 होते हैं। ठीक है, चलिए अब देखते हैं स्पर्शी व्यंजनों को वर्गीय व्यंजन क्यों कहा जाता है, या ये स्पर्शी व्यंजन क्यों इनको कहते हैं। देखिए, स्पर्शी व्यंजन कहने का इनका कारण ये है कि इन व्यंजनों के उच्चारण में हमारी जो जीभ होती है वो मुंह के किसी न किसी भाग से क्या होती है, स्पर्श होती है। ठीक है, तो इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं, स्पर्शी व्यंजन भी हम उसको बोलते हैं। इसमें कंठ भी होता है, जिसमें आप कहेंगे कि ये अपवाद है, परंतु ऐसा नहीं है। आप उसी वर्ग में उसको देखेंगे, स्पर्शी व्यंजन को भी क्या देखेंगे, आप इसी वर्ग में देखेंगे। तो स्पर्शी व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, 5 होती है। वर्गीय व्यंजन क्यों कहते हैं, ये जो व्यंजन होते हैं स्पर्शी व्यंजन, ये आपको 5 वर्गों में बटे हुए देखने को मिलेंगे। जिसमें पहला वर्ग होता है क वर्ग, दूसरा वर्ग होता है च वर्ग, तीसरा वर्ग होता है ट वर्ग,
चौथा वर्ग होता है तो वर्ग, और उसके बाद अगला वर्ग होता है पौ वर्ग। इस तरीके से आपको पूरे व्यंजन याद हो जाएंगे, ठीक है। तो इनको वर्गीय व्यंजन भी कहा जाता है। नंबर 1 पॉइंट, कितने वर्गों में ये बटे हैं? 5 वर्गों में ये बटे हुए हैं। पांचों वर्गों में क्या होता है? 5-5 व्यंजन हर एक वर्ग में होते हैं। तो 5 गुणा 5 ये 25 ऑटोमेटिकली आपके हो जाएंगे। तो ये कौन कौन से होते हैं फिर? सबसे पहला होता है आपका, हलंत इसमें जरूर लगा लेना, क, ख, ग, घ और अंगो। अगला आपका होगा च, छ, ज, झ और य। अगला आपका होता है ट, ठ, ड, ढ, न। तो इसी क्रम में आप चलेंगे, थ, द, ध और न। फिर लास्ट में आपका आएगा प, फ, ब, भ और म। ये कौन से व्यंजन हो गए आपके? स्पर्शी या वर्गीय व्यंजन, जिनकी संख्या कितनी है? 5 है, ठीक है। अच्छा, जब भी इसको हम ध्यान रखेंगे, एक तो इसको वर्ग के नाम से याद रखा जाता है, या आपसे देखेंगे क वर्ग में निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण आता है, कौन सा व्यंजन आता है, पूछ देंगे। तो क वर्ग में क्रमानुसार है, क वर्ग में क ख ग घ ङ, फिर उसके बाद च वर्ग च छ ज झ ञ, ट वर्ग ट ठ ड ढ ण, त वर्ग त थ द ध न, प वर्ग प फ ब भ म। अच्छा, इनका जो वर्ण है, हम इसको ऐसे भी लंबोवत भी हम इसको देखेंगे। क्षैतिज तौर पर हमने देख लिया। अगर हम वर्टिकली इसको देखेंगे तो इसको हम क्या बोलेंगे? प्रथम वर्ण। वर्ग का क्या कहेंगे? इसको हम प्रथम वर्ण। ऐसे इसको हम क्या कहेंगे? द्वितीय वर्ण। इसी प्रकार से ये क्रम आपका पंचम वर्ण तक चलता रहेगा, ठीक है। इस तरफ ये वाला सेक्शन समझे, ठीक है। स्पर्शी व्यंजन समझे, इसी तौर पर याद रखना है। स्पर्शी व्यंजन के कितने ग्रुप हैं? 5। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। हर एक वर्ग में कितने? 5-5 व्यंजन आपको देखने को मिल जाएंगे। चलते हैं अंतःस्थ की ओर। अब अंतःस्थ में आपके कौन कौन से आते हैं? य, र, ल और व। ये कैसे होते हैं आपके? अंतःस्थ व्यंजन होते हैं। ये 4 क्या कहलाते हैं? अंतःस्थ व्यंजन। अंतःस्थ व्यंजन की अगर डेफिनेशन देखें, देखो आप स्पर्शी व्यंजन जहां पर लिख रहे हैं उसकी डेफिनेशन जरूर लिख लेना कि जिह्वा जो है मुंह के किसी न किसी भाग को क्या करती है? स्पर्श करती है, ठीक है। इसलिए हमने इसको रखा स्पर्शी व्यंजन में। अंतःस्थ का अर्थ क्या होता है? ऐसे व्यंजन जिनका उच्चारण स्वर और व्यंजन के मध्य हो, स्वर व व्यंजन के मध्य आता हो, ठीक है। ऐसों को हम क्या कहते हैं? अंतःस्थ व्यंजन कहते हैं, ठीक है। हालांकि अब आप शुद्ध उच्चारण करेंगे तभी इसको समझ पाएंगे कि स्वर और व्यंजन के तौर पर हमने इसे क्यों कहा। फिलहाल आप अपने याद करने के लिए कर दीजिए। अंतःस्थ व्यंजन आपसे पूछेंगे तो स्वर और व्यंजन के मध्य जिनका उच्चारण हो, ऐसे व्यंजन आपके क्या कहलाते हैं? अंतःस्थ। इनकी संख्या कितनी होती है? 4। य, र, ल, व क्या कहलाते हैं? अंतःस्थ व्यंजन कहलाते हैं, ठीक है। अगला चलते हैं श, श, श और ह। ये आपके क्या होते हैं? ये कहलाते हैं आपके ऊष्म संघर्षी व्यंजन। इसमें ये होता है, ऊष्म संघर्षी का अर्थ ये हो जाता है कि जहां पर जिह्वा जो है रगड़ करके आपका, मतलब एक अगर आप शुद्ध उच्चारण करें तो ये माना जाता है कि इसमें क्या होती है? इनके उच्चारण में गर्मी जो है उत्पन्न होती है, या रगड़ के साथ जो उच्चारण होता है, तो इसलिए हम इनको क्या बोल देते हैं? ऊष्म संघर्षी। या जिनके उच्चारण में जिह्वा को जो है क्या करना पड़ता है? संघर्ष करना पड़ता है, तो ऐसे व्यंजनों को हम क्या कह देते हैं? ऊष्म संघर्षी व्यंजन हम इनको कह देते हैं। तो ये व्यंजनों का एक वर्गीकरण आपके सामने प्रस्तुत है। अच्छा, अब इनके उच्चारण स्थान को हमने समझना है। जैसे हमने स्वरों के उच्चारण स्थान को समझा, और आ को हम क्या कहते हैं? कंठे कहते हैं। ई को क्या कहते हैं? तालव्य कहते हैं। ऊ को क्या कहते हैं? ओष्ठ कहते हैं। री क्या होता है? मूर्धन्य होता है। ए आई क्या होता है? कंठे तालव्य होता है, ठीक है। ओ क्या होता है? कंठे ओष्ठ होता है। ये सारी बातें पुराने लेक्चर में की जा चुकी हैं। अब इसी प्रकार हमने व्यंजनों का भी क्या समझना है? उच्चारण स्थान समझना है, और उच्चारण स्थान के आधार पर व्यंजनों से काफी बार प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है। तो चलिए अब समझते हैं इनके उच्चारण स्थान को। तो ये जो आपका क वर्ग है, तो मैं इसको
जरा कर लेता हूँ, आप नोट इसको कर लीजिएगा, ठीक है। अच्छा, पहले हम स्पर्शी व्यंजनों का जो है उच्चारण स्थान समझ लेते हैं, ठीक है। ये जो पहला वाला है क वर्ग, इसको कहा जाता है कंठ ध्वनिया। इनको क्या कहा जाता है? कंठ ध्वनिया। कहने का मतलब ये है कि इनका उच्चारण स्थान क्या है? गले से होता है। कहां से होता है? गले से होता है। कंठ से निकलती है ध्वनिया क, ख, ग, घ, ठीक है। मतलब हमारी जो जिह्वा होती है, जिह्वा का लास्ट हिस्सा वो हमको हमारे कंठ को स्पर्श करता है, ठीक है। तो इसलिए इनको क्या कहते हैं? कंठ ध्वनि। अच्छा, आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि जैसे गौ जो व्यंजन है वह किस प्रकार का है, तो क्या आप क्या कहोगे? उच्चारण स्थान के आधार पर कैसा है? कंठ है। अच्छा, इधर आ जाते हैं चौ वर्ग में। ये जो चौ वर्ग होता है, ठीक है, इसको बोला जाता है तालव्य। इसको क्या बोला जाता है? तालव्य। अच्छा, तालव्य क्या होता है? मैंने पिछली बार भी बताया था, जहां पर जिह्वा का, जीभ का पिछला भाग, जीभ का पिछला भाग किसको टच करेगा? ऊपरी तालु को स्पर्श करता है। जीभ का पिछला भाग किसको स्पर्श करेगा? ऊपरी तालु को स्पर्श करता है, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं? तालव्य व्यंजन, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं टौ वर्ग में। टौ वर्ग में इसका जो उच्चारण स्थान है, इसको क्या बोला जाता है? मूर्धन्य। मूर्धन्य का अर्थ क्या होता है? जहां पर जीवा जो होती है, जो जीभ होती है हमारी, वो तालु, उसका अगला भाग किसको स्पर्श करेगा? तालु को स्पर्श करेगा। अगला भाग तालु को स्पर्श करेगा, ठीक है। तालव्य क्या होता है? जहां पर जीभ का पिछला भाग ऊपरी तालु को स्पर्श करेगा। मूर्धन्य क्या होता है? जहां पर जीभ का अगला भाग ऊपरी तालु को स्पर्श करेगा। बस पिछला और अगला का अंतर है, ठीक है। तो उस हिसाब से आपने तालव्य और मूर्धन्य याद रखना है। तौ वर्ग की बात करें तो ये आपका होता है दंत्य। तौ वर्ग कैसा होता है? दंत्य। यानी इनके उच्चारण में हमारी जो जीवा होती है वो दांतों को टच करती है। तो, थ, द, ध और न, तो इसको क्या बोलते हैं? दंत्य। अगला आपका आता है प, फ, ब, भ, म। इनको बोला जाता है ओष्ठ व्यंजन। इनको क्या बोला जाता है? ओष्ठ व्यंजन। इनको क्या बोल देंगे हम? ओष्ठ व्यंजन, ठीक है। तो चलिए एक बार देखते हैं स्टार्टिंग से। सबसे पहले आता है क वर्ग, जिसे हम क्या कहेंगे? कंठ। उसके बाद चौ वर्ग, तालव्य, जीवा का पिछला भाग तालु को टच करेगा, ऊपरी तालु को। टौ वर्ग में मूर्धन्य, जीवा का अगला भाग ऊपरी तालु को टच करेगा। तौ वर्ग, तौ वर्ग क्या होता है? दंत्य होता है, जीभ जो है दांतों को टच करेगी। और पौ वर्ग क्या होता है? ओष्ठ होता है। इसमें क्या होगा? जीवा किसको स्पर्श करेगी? आपका मतलब जीभ का नहीं, इसमें किसका यूज होगा? आपके होंठों का यूज होगा इनके उच्चारण में। आप करके भी देख लीजिएगा, प, फ, ब, भ और म। तो इनको क्या बोल देंगे? ओष्ठ। जैसे आप देखिए ना, आप नीचे से कंठ से स्टार्ट करेंगे तो आप उसी क्रम में आगे को आएंगे। सबसे पहले कंठ, गले से ध्वनि आएगी। उसके बाद अगला तालव्य। तालव्य में मैंने क्या बोला? पिछला भाग तालु को टच करेगा। फिर आप मूर्धन्य की तरफ आएंगे तो अगला भाग टच करेगा। फिर आप तौ वर्ग में आएंगे तो जीभ किसको टच करेगी? दांतों को टच करेगी। फिर लास्ट पौ वर्ग में आप आएंगे तो फिर आपके होंठों से उनका उच्चारण होगा, ठीक है। तो इस तरीके से, इसलिए भी कहा जाता है कि हिंदी क्या है? वैज्ञानिक भाषा भी कहा जाता है, ठीक है। तो इसीलिए कहा जाता है इन्हीं चीजों को लेकर के। और मैंने देवनागरी लिपि की एक विशेषता और बताई थी कि एक ध्वनि के लिए एक ही संकेत होता है, ऐसा अंग्रेजी में नहीं होता है, ठीक है। जैसे अगर आप देखें, ये पंचम अक्षर है, प्रत्येक वर्ग का ये क्या कहलाता है? क्या होता है? पांचवा अक्षर है प्रत्येक वर्ग का, है। अगर आप अंग्रेजी में इनको कहीं पर लिखेंगे ना, तो हर एक के लिए एन ही यूज होता है, ठीक है। नो, नो, डो, नो, मो, सबके लिए आप अंग्रेजी में क्या यूज करेंगे? एन से ही ये यूज होते हैं हर जगह, ठीक है। लेकिन हिंदी में इनके लिए हर एक के लिए क्या है? अलग अलग संकेत है। और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें स्टार लगा दो, मैं इनके लिए अलग से एक लेक्चर लेके आऊंगा सिर्फ पंचमाक्षर के लिए। किसके लिए? पंचमाक्षर के लिए आपका एक अलग से लेक्चर आएगा। पहले आप जितनी बातें मैं व्यंजनों के बारे में कर रहा हूँ उनको समझ लीजिए। केवल और केवल इस पर बेस्ड एक लेक्चर आपका रहेगा। अच्छा, प्रत्येक वर्ग का आप इसमें अपने उसमें स्पर्शी व्यंजनों में जहां पर आपने लिखा है प्रत्येक वर्ग का पांचवा वर्ण आप उसमें लिख दीजिएगा, क्या होता है? अनुनासिक होता है। प्रत्येक वर्ग का पांचवा वर्ण आपका क्या होता है? अनुनासिक होता है। अनुनासिक किसे कहते हैं? तो आप वहीं पर उसका एक्सप्लेनेशन लिख देंगे।
वे व्यंजन या वे वर्ण जिनके उच्चारण में नाक और मुंह दोनों से हवा निकलती है। वे वर्ण जिनके उच्चारण में या वे व्यंजन जिनके उच्चारण में नाक और मुंह दोनों से आपका क्या निकलेगी, हवा निकलेगी, उन्हें क्या बोलते हैं, अनुनासिक बोलते हैं। आप इस चीज को बहुत अच्छे से समझ लेना, क्योंकि ये बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। आप अगर इसको हल्के में लेंगे तो मुझे लगता है कि अगर यहाँ से कोई क्वेश्चन आ गया तो आप वहां फंस जाएंगे। ठीक है, जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन बता देता हूँ, एक हल्का सा एक मैं बताऊं कि अगर मैं आपसे पूछूं चंचल शब्द, आपके एग्जाम में यही क्वेश्चन आ जाए। ठीक है, कि चंचल शब्द में ये जो बिंदा है ये इन पांचों में से कौन सा है। ठीक है ना, आपने बहुत आसानी से तो देख लिया, पांचवा अक्षर क्या कहलाता है, पंचमा अक्षर कहलाता है। पंचमा अक्षर क्या होता है, अनुनासिक होता है। अनुनासिक क्या होता है, जहां पर नाक और मुंह दोनों से क्या निकलेगी, हवा निकलेगी। अच्छा, अब ये इसी को हम अनुस्वार से भी दिखाते हैं, मैंने आपको बताया था। अनुस्वार को भी तो मैंने बताया था कि इसी से दिखाते हैं। तो आप पहचानेंगे कैसे, तो इसके लिए मेरा एक अलग सा लेक्चर आएगा, अभी मैं इस बारे में डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। फिलहाल आपने इनके उच्चारण स्थान को समझना है, लेकिन आप तैयार रहिए इस तरह के क्वेश्चन के लिए। और ये चीज आपको मैं एक्सप्लेन कर दूंगा कि अलग सा एक लेक्चर रहेगा अनुनासिक, अनुस्वार, पंचमाक्षर और चंद्रबिंदु पर आधारित। ठीक है, तो इस चीज को समझिए। अनुनासिक, पहले तो आप अंतर समझ लीजिए। अनुनासिक क्या होता है, वे व्यंजन जिनके उच्चारण में नाक और मुंह दोनों से क्या निकलती है, वायु निकलती है। और प्रत्येक वर्ग का पांचवा अक्षर क्या होता है, अनुनासिक होता है। अनुस्वार किसे कहते हैं, अनुस्वार आपका क्या होता है, जिनके उच्चारण में केवल नाक से हवा निकलेगी, उसको हम क्या बोलेंगे, अनुस्वार बोलेंगे। ठीक है ना, तो इतना फिलहाल अभी समझे। बाकी इनका जो ये संकेत है, इसका क्या अर्थ होता है, कैसे इसको पहचानेंगे, इसके लिए फिर मैं आगे अगला लेक्चर बनाऊंगा बहुत जल्दी। ठीक है, तो अच्छा, स्पर्शी व्यंजनों को तो समझे। ठीक है, अब समझते हैं अंतःस्थ व्यंजनों का उच्चारण स्थान। अब समझते हैं अंतःस्थ व्यंजनों का उच्चारण स्थान। तो अंतःस्थ में कौन कौन से आते हैं, य, र, ल और व। अब देखिए, य होता है आपका तालव्य, य का उच्चारण स्थान क्या होता है, तालव्य। र का उच्चारण स्थान क्या होता है, मूर्धन्य, या मूर्धा भी इसको लिखा जाता है कहीं कहीं पर। र होता है आपका दंतमूल, दांतों की जो मूल है उससे जीवा टच होती है। व का उच्चारण स्थान होता है दंत्योष्ठ, व का उच्चारण स्थान क्या होता है, दंत्योष्ठ। यानी दंत्योष्ठ का मतलब समझेंगे जहां पर दांत और ओष्ठ दोनों का प्रयोग होगा। वो कहने में जीभ जो है दांतों में भी टच होगी, साथ ही साथ आपके होठों का भी प्रयोग होगा। ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, दंत्योष्ठ। य, र, ल, व। ठीक है, य कैसा, तालव्य, र कैसा, मूर्धन्य, ल कैसा, दंतमूल, व कैसा, दंत्योष्ठ। ठीक है, एक नंबर का क्वेश्चन है, सीधा सा प्रश्न आएगा, इसमें ज्यादा इफ एंड बट कुछ है ही नहीं। ठीक है, कि आप कंफ्यूज हो जाएं, सब सिर्फ आपने थोड़ा सा समझना है चीजों को, मुतालव्य क्या है, मूर्धन्य क्या है, और याद करते हुए चलना है। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा इसकी मैं थोड़ी विशेषता बता देता हूं। य और व को अर्ध स्वर भी कहा जाता है, य और व को अर्ध स्वर भी कहा जाता है, य और व को अर्ध स्वर भी कहा जाता है। कहीं कहीं पर बुक्स में आपको ये भी मिलेगा कि अंतःस्थ को अर्ध स्वर भी कहा जाता है, अंतःस्थ व्यंजनों को अर्ध स्वर भी कहा जाता है, परंतु शुद्ध रूप से लिखा जाता है, बहुत सारी किताबों में लिखा गया है, लेकिन ऐसा नहीं कि वो गलत लिखा है। ठीक है, उसका एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा ये होता है कि कहीं पर नहीं दिया हो, लेकिन शुद्ध रूप से अगर अर्धस्वर आपसे पूछेंगे तो वो कौन से होते हैं, य और व। शुद्ध रूप से अर्धस्वर कौन सा होता है, य और व। साथ ही साथ र जो स्वर है, इसको लुंठित स्वर भी कहा जाता है, इसको लुंठित स्वर भी कहा जाता है। अब लुंठित स्वर कहने का कारण क्या है, कि यह कहा जाता है कि र के उच्चारण में जीवा जो है वो लुढ़क करके तालु को टच करती है, इसलिए इसको लुंठित कह देते हैं। अब इस चीज को आप कहेंगे कि उच्चारण करने को उतर आए और नहीं हो ऐसा, तो ये मत कहिए कि गलत है, नहीं हो रहा है, आपके उच्चारण में फॉल्ट है। आप शुद्ध रूप से अगर उच्चारण करेंगे तो लॉ कैसा है, लुंठित स्वर है। ठीक है, अच्छा, लॉ की अगर मैं बात करूं तो लॉ आपका क्या होता है, लॉ को पार्श्विक भी कहा जाता है, लॉ को क्या कहा जाता है, पार्श्विक भी कहा जाता है, पार्श्विक स्वर भी कहा जाता है लॉ को। ठीक है, लॉ को पार्श्विक स्वर भी कहा जाता है। इसका रीजन क्या है, कि ये कहा जाता है कि इसके उच्चारण में वायु जो है जीभ के पश्चिम भाग से निकलती है, तो इसको हम क्या कह देते हैं, पार्श्विक कह देते हैं। अब ध्यान रखना, ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है, हो सकता है ऐसे ना आए,
कि निम्नलिखित में से पार्श्विक व्यंजन कौन सा है। वो आप अपने जहां पर पार्श्विक पार्श्विक लिख रहे हैं वहां पर इसको जरूर लिखना कि जहां पर वायु जो है जीव की जीवा के पश्च भाग से, जीव के पश्च भाग से निकलेगी तो क्या कहेंगे उसको हम पार्श्विक कहेंगे। लुंठित क्या कहेंगे, जहां पर जीव जो है लुढ़क करके जो है तालु को टच करेगी तो उसको लुंठित कह देंगे। और अगर आपसे देखो लौ साथ ही साथ क्या है, दंतमूल भी है, और साथ ही साथ रॉ को भी क्या कहा जाता है, दंतमूल व्यंजन कहा जाता है। दो तीन विशेषताएं हैं, जैसे रॉ और लौ दंतमूल है, और साथ ही साथ रॉ क्या है मूर्धन्य है, लौ क्या है पार्श्विक है। ठीक है, समझ रहे हैं इस चीज को। रॉ के उच्चारण में दंतमूल की भी विशेषता रहेगी, मूर्धन्य की भी। मूर्धन्य इसका प्रभाव ज्यादा रहता है। ठीक है, तो कहीं कहीं पर आप किसी किसी बुक्स में देखेंगे रॉ और लॉ को दंतमूल व्यंजन भी कहा जाता है, गलत वो भी नहीं है, लेकिन रॉ का शुद्ध उच्चारण स्थान आपका क्या है, मूर्धन्य। तो रॉ को अगर आप फर्स्ट कैटेगरी देंगे तो वो कौन सी देंगे, मूर्धन्य की। यदि आपके पास प्रश्न आता है कि निम्नलिखित में से दंतमूल व्यंजन कौन सा है, ठीक है, और आपके पास उस कंडीशन में प्रश्न ऑप्शन आ जाए य र ल व, तब आप क्या कहेंगे, लॉ क्या है, दंतमूल व्यंजन है। और इस स्थिति में यहाँ पर लॉ ऑप्शन ना होकर के आपका सपोज करिए 100 ऑप्शन है, तब उस स्थिति में दंतमूल व्यंजन आपका क्या हो जाएगा, रॉ हो जाएगा। तो इस चीज को ध्यान रखना है, छोटी छोटी चीजें हैं। ठीक है, य तालव्य हो गया, य और वो अर्धस्वर हो गए, रॉ और लॉ दंतमूल हो गए। उच्चारण स्थान शुद्ध रूप से देखें, य तालव्य, रॉ मूर्धन्य, लॉ आपका पार्श्विक, और वो आपका क्या हो गया, दंत्योष्ठ, या लॉ आपका दंतमूल और क्या पार्श्विक। ठीक है, तो इतना समझ गए होंगे। ठीक है, अच्छा अब चलते हैं ऊष्म संघर्षी। ऊष्म संघर्षी, अब तो इसके नाम में ही संघर्षी है, और 100 के साथ तो संघर्ष तो पुराना ही चलता है सबका, 100 कभी याद ही नहीं हुए। ठीक है, तो वैसा ही संघर्ष है इसमें भी। ठीक है, तो लेकिन आज कोशिश करेंगे कि 100 आप सभी को अच्छे से याद हो जाए, पहले कौन सा लास्ट में कौन सा, क्रम भी पूछा गया एग्जाम्स में इसका। ठीक है, कभी कभी ऐसा क्वेश्चन भी पूछ देता है कि निम्नलिखित में से तीनों 100 लिख देंगे और कहेंगे कि क्रमानुसार वर्णमाला में इनको क्रमानुसार व्यवस्थित करो। ठीक है, अब जो पहला वाला 100 है, इसका जो उच्चारण स्थान है वो होता है तालव्य 100, इसको हम क्या बोलते हैं, तालव्य 100। आपने रॉ वाला 100 कहा होगा इसको बचपन में, रॉ वाला 100 कह देते हैं इसको, तो आपसे याद करना है इसको तालव्य 100। रॉ वाला 100 कैसा होता है, तालव्य प्रकार का होता है। इसको क्या कहते थे, इसको ये वाला होता है आपका मूर्धन्य 100, इसको हम क्या कहते थे, बीच में से पेट कटा 100 कहते थे इसको हम बचपन में। ठीक है, तो अब क्या ध्यान रखेंगे, उसको क्या बोलते हैं, मूर्धन्य। ठीक है, इस वाले 100 को क्या कहते थे, सेब वाला 100, तो ये कैसा होता है, दंत। सेब को कैसे खाते हैं, दांतों से ही ना, तो ये कैसा हो गया, दंत। तो 100 वाला सेब कैसा होगा, दंत, दांतों से ही खाते हैं सेब को। तो ये तीन आपके 100 है। ठीक है, तो इनके क्रम को विशेष ध्यान रखें, सबसे पहले रॉ वाला 100, बीच में से कटा हुआ 100 कहाँ से, बीच में ही रहेगा वो, फिर लास्ट में आपका कौन सा हो गया, 100 से सेब वाला 100। पहला वाला तालव्य होता है, तालव्य अगेन तालव्य मतलब जहां जिसके उच्चारण में जीव का पिछला भाग तालु को टच करे, यानी इस वाले 100 का उच्चारण करेंगे तो कोशिश करेंगे कि जीवा के पिछले भाग से हो, जीव का पिछला भाग तालु को टच करे। इस वाले 100 का उच्चारण करेंगे तो कोशिश क्या करेंगे कि अगले भाग का इस्तेमाल किया जाए। इस वाले 100 का करेंगे तो कोशिश क्या करेंगे, जीव जो है दांतों से क्या हो, टच हो। तो इन तीनों का उच्चारण स्थान तालव्य, मूर्धन्य और दंत। इसके लिए छोटा सा अगर कोड याद कर लें, कोड उनके लिए है जिनको क्रम याद हो। ठीक है, तामूद करके एक कोड आता है, आप उसको, लेकिन ये उसके लिए जिसको एक क्रम याद हो। तामूद से यदि आप याद भी करोगे तो अगर ये 100 हो जाए तो आपका वो क्या हो जाएगा, वहां पर गलत हो जाएगा। ठीक है ना, तो जिनको ये क्रम याद है तो वो तामूद शब्द से इनको याद कर सकते हैं। ठीक है, अगला है आपका ह का उच्चारण स्थान। तो ह आपका जो है वो क्या होता है, कंठ ध्वनि होती है। ह क्या होती है, कंठ ध्वनि होती है। ह क्या होती है आपकी, कंठ ध्वनि होती है। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखेंगे, ह आपका क्या होती है, कंठ ध्वनि होती है। तो सारे स्वर समझ लिए। ठीक है, पिछले लेक्चर में स्वर समझे, इस लेक्चर में व्यंजन को समझा। सारे व्यंजनों का वर्गीकरण देख लिया कि व्यंजनों को जो है 3 वर्गों में बांटा गया है, स्पर्शी, और आपका स्पर्शी के साथ साथ अगला अंतःस्थ, अंतःस्थ के बाद अगला ऊष्म संघर्षी। स्पर्शी में देखा, स्पर्शी व्यंजनों के 5 ग्रुप देखे, 5 वर्ग देखे। 5 वर्गों के आधार पर उन्हें वर्गीय व्यंजन भी कहा जाता है।
5 जो वर्ग हैं, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। प्रत्येक के नाम देख लिए। क वर्ग क्या होता है? कंठ्य होता है। च वर्ग तालव्य, ट वर्ग मूर्धन्य और त वर्ग दंत्य, प वर्ग ओष्ठ होता है। यही इनका उच्चारण स्थान भी है। साथ ही साथ प्रत्येक वर्ग का जो 5वां अक्षर होता है, मैं पहले भी बता रहा हूँ, इस पे मैं बहुत ज्यादा जोर दे रहा हूँ 5वें अक्षर पे, क्योंकि ये 5वें वर्ण पे, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। और जहां जहां भी आपने 100 लिखा, हलंत जरूर लगा लेना, अगर मैं भूल गया हूं तो अपने नोट्स में, ठीक है। तो उसके बाद आपका आता है नेक्स्ट अंतःस्थ। अंतःस्थ में य र ल व, इन्हें अर्धस्वर भी कहा जाता है। शुद्ध रूप से अर्धस्वर कौन कौन से होते हैं? य और वो। र और ल क्या होते हैं? दंतमूल होते हैं। य क्या होता है? तालव्य होता है। ल क्या होता है? र आपका क्या होता है? मूर्धन्य। और आपका ल क्या होता है? पार्श्विक। और आपका वो क्या होता है? दंत्योष्ठ, ठीक है। उसके बाद बारी आती है श और ह। अब हम समझते हैं इससे आगे संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं और संयुक्त व्यंजन कौन कौन से आपके होते हैं, ठीक है। तो चलिए अब चलते हैं संयुक्त व्यंजन की तरफ। संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन, इनकी संख्या कितनी होती है? तो 4। संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 4, ठीक है। कौन कौन से होते हैं? तो देखें, श, त्र, ज्ञ और आपका श्र। श, त्र, ज्ञ और श्र, ये आपके क्या होते हैं? संयुक्त व्यंजन होते हैं। अच्छा, संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं? जो आपके दो व्यंजनों से मिलकर बनते हैं, दो व्यंजनों से मिलकर बनते हैं, इन्हें हम क्या बोलते हैं? संयुक्त व्यंजन बोलते हैं। दो व्यंजनों से मिलकर बने व्यंजन क्या कहलाते हैं? संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। देवनागरी अगर भाषा की देवनागरी लिपि में आए या माना कभी हिंदी में आए, तो 4 प्रकार के संयुक्त व्यंजन आपके होते हैं। इसके अलावा एक 5वां भी होता है, ठीक है, लेकिन उसको मानक हिंदी में अभी उसको जो है स्थान नहीं मिला हुआ है। वो कौन सा है वो भी हम आगे देखेंगे। अभी इसके बाद में बताऊंगा कौन सा वो व्यंजन है, ठीक है, कौन सा संयुक्त व्यंजन है। अच्छा, तो जो आपका श है, क्वेश्चन क्या होते हैं कि श किन से मिलकर बना होता है? पहले तो आपको क्या आया कि दो व्यंजनों से मिलकर बने हुए व्यंजन क्या कहते हैं? संयुक्त व्यंजन। अब जैसे ये 4 संयुक्त व्यंजन है, तो आपका अगला प्रश्न होना चाहिए किस किस से मिलकर बना होता है? तो अगर क व्यंजन में, अगर क व्यंजन कह रहा हूं मैं, ठीक है, तो उसके नीचे क्या होगा? हलंत होगा। अगर क व्यंजन में श व्यंजन मिल जाए तो क्या बना देता है? श बना देता है। अगर त व्यंजन में र व्यंजन, अगर त व्यंजन में श अक्षर की बात होगी, ठीक है, अगर त के साथ र मिल जाए, पूरा र अ लगा हुआ, हाँ, तो उसको हम क्या बोल देते हैं? क्या कह देते हैं? त्र कह देते हैं। और अगर ज के साथ यो मिल जाए तो क्या हो जाता है? ज्यों बन जाता है। और अगर स के साथ र मिल जाता है तो वो क्या हो जाता है? श्र हो जाता है, ठीक है। जैसे क्षत्रिय हो गया, कक्षा हो गया, त्रिशूल हो गया, ज्ञानी हो गया, और इसका आपका हो गया श्रृंगार हो गया, ये सारे शब्द, ठीक है, श्रवण हो गया, ये सारे शब्द, इनमें जो पहला वो आपका व्यंजन है वो क्या था? संयुक्त व्यंजन है, ठीक है। तो प्रश्न किस स्तर के आते हैं, देखिए, श किस किस से मिलकर बना है, ठीक है। तो ऑप्शन जो आपके आएंगे, श किस किस से मिलकर बना है, तो वो ऑप्शन कितने प्रकार के होते हैं? देखो, आपने तो क और स से मिलकर बना है कह दिया, लेकिन वहां पर को ऑप्शन ऐसे होते हैं, देखिए, क धन स, क धन स और क धन स। तो बताइए, है तो सभी क और स, लेकिन पहला वाला हमेशा क्या होगा? आधा होगा, अधूरा होगा, हलंत वाला होगा। यानी क्या मतलब? पहला वाला क्या होगा? व्यंजन होगा, व्यंजन के शुद्ध रूप में होगा। दूसरा वाला क्या होगा? उस व्यंजन में अ की मात्रा लगी होगी, वो पूरा होगा, ठीक है। अब इसको अगर हम तोड़ें तो इनको 3 तरीके से हम लिख सकते हैं। तो इसके लिए सही आंसर कौन सा हो गया? जिसमें आपका पहला वाला क्या होगा? आपका हलंत के उस पर होगा, हलंत के फॉर्म में होगा, ठीक है। अच्छा, अगर देखिए, इसको हम 2 तरीके से लिख सकते हैं। एक तरीका तो ये श किससे मिलकर बना है? क और स से। दूसरा तरीका क्या है? इसको ऐसे भी लिखा जाता है, देखिए, क धन स धन अ। स में किसकी मात्रा लगी है? अ की मात्रा लगी है। इसको कैसे लिखेंगे? त धन र धन अ। दूसरा तरीका है इसको लिखने का, ठीक है। इसको कैसे लिखेंगे? ज धन ज्ञ धन अ, क्योंकि इसमें अ की मात्रा लगी है। और
शोधन रोधन औ। तभी हमने इसे क्या कहा, दो या दो से अधिक व्यंजनों से मिलकर, दो से अधिक व्यंजनों से मिलकर बने व्यंजन क्या कहलाते हैं, संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है ना, तो इस चीज को समझिए, संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं। अच्छा, एक प्रकार का क्वेश्चन और आता है इसमें, वो ये पूछ देते हैं कि वर्णमाला में, मैं सिर्फ एक को लेकर बताऊंगा, बाकी उसी से रिलेटेड आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन आपका आ जाता है, वर्णमाला में श किसके बाद आएगा, या वर्णमाला में त्र किसके बाद आएगा। सबसे पहले तो आप ये समझें कि श किस किस से मिलकर बना है। क में श लगा तो क्या बन गया, श बन गया। त में र लगा तो क्या बन गया, त्र बन गया। आपने एक शब्द सुना होगा हिंदी बाराखड़ी, बाराखड़ी आपने सुनी होगी, बचपन में बहुत पढ़ी होगी। क का की को के कई को कं क, यानी एक व्यंजन है, उसमें स्वर आपके लगते जा रहे हैं, तो उसकी क्या बन जाती है, बारकड़ी बन जाती है। ठीक है, तो क की क्या विशेषता है, जब आप क का की के कई को कौ कंग कहा कहेंगे, तो उसके बाद स्वर खत्म होने के बाद क एक क जो है सौ से मिलकर के क्या बना देता है, शो बना देता है, तो शो उसके बाद आएगा, फिर आप ख में आएंगे। तो वर्णमाला या शब्दकोश में, शब्दकोश में श किसके बाद आएगा, क के बाद आएगा। क, या इसका आंसर होगा क और ख के मध्य में होगा। जैसे अगर मैं आपको, जो गणित वाले होंगे वो ऐसे समझे, देखो 1 और 2 के बीच में आपसे पूछा जाए 1.5 किसके बीच में होगा, तो आप क्या कहोगे, 1 और 2 के बीच में। ये 1.5 किसके बाद आएगा, 1 के बाद आएगा, 2 से पहले आएगा। तो ऐसे क से ख में जाने का स्टेप क्या है, क का की के कई को कौ कंग कह, उसके बाद श, फिर ख का की के कई को कौ खंग ख, फिर गौ गा गी। ठीक है, तो वर्णमाला में श किसके बाद आएगा, क के बाद। और आपका ये त्र किसके बाद आएगा, त के बाद। श्र किसके बाद आएगा, श के बाद। ज्यो किसके बाद आएगा, ज के बाद। इसको भी आप समझ लो। ठीक है, यहां से भी एक क्वेश्चन आ जाता है। अच्छा, अगला प्रश्न आपका आता है संयुक्त व्यंजनों का उच्चारण स्थान। संयुक्त व्यंजनों का क्या, उच्चारण स्थान भी समझ लेते हैं हम नेक्स्ट में हम। तो संयुक्त व्यंजन हो गए श, त्र, ज्ञ और श्र। और वही मेथड जैसे मैंने आपको उनकी बताई थी कंठ तालव्य में स्वरों की, किस किस से मिलकर बना है, क और श से। क की ध्वनि क्या होती है, कंठ। श कौन सा होता है, ये वाला श कौन सा होता है, मूर्धन्य, पीछे अभी थोड़ी देर पहले बताया। तो इस श का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, कंठ मूर्धा, या कंठ मूर्धन्य भी इसको कह देंगे। ठीक है, अच्छा, तो किस प्रकार की ध्वनि आती है, तो मैंने क्या बताया, तो थ दो दो नो, कैसे होते हैं, दंत्य होते हैं। ठीक है, क्या लगा है इसके साथ, रो लगा हुआ है, तो रो कैसा होता है, मैंने बताया था, तो धन रो, रो क्या होता है, मूर्धन्य, तो ये कैसा होगा, दंत्य मूर्धा। ठीक है, अच्छा, जो, जो क्या होता है, तालव्य ग्रुप वर्ग का है, चौ छो जो। अंगो भी क्या है, जो इसके साथ अगला है वो भी तालव्य, तो इसका उच्चारण स्थान भी क्या हो जाएगा, तालव्य हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, अगर श्र की बात करें तो श्र आपका क्या है, सौ, पहला वाला जो सौ होता है रो वाला, वो आता है इसके साथ, तो ये क्या होता है, तालव्य। ये सौ क्या होता है, तालव्य होता है। इसके साथ क्या लगा है, मूर्धन्य, तो ये क्या हो गया, तालव्य मूर्धा, ये तालव्य मूर्धन्य। ठीक है, तो ये भी आप देख लेना, इनका उच्चारण स्थान भी आप जो है अवश्य देख लेना, यहां से भी 1 नंबर का क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अब अगला देखते हैं इसी में नेक्स्ट, द्विगुण व्यंजन कौन से होते हैं, द्विगुण व्यंजन कौन से होते हैं। ठीक है, तो द्विगुण व्यंजन जैसे आपका ड होता है और ढ होता है, इसी से बने होते हैं द्विगुण व्यंजन। ऐसे व्यंजन जो संस्कृत में नहीं थे, हिंदी में अभी नव विकसित हुए हैं। तो ड के नीचे अगर मैं ये बिंदा लगा दूंगा, तो ये क्या बन जाएंगे, उस समय द्विगुण व्यंजन कहलाएंगे। तब ये क्या कहलाएगा, द्विगुण व्यंजन, इस स्थिति में ये कहलाएगा। ठीक है, अच्छा, एक ड ये वाला रहेगा सिंपल, जिसमें बिंदा। अच्छा, इसमें थोड़ा सा अंतर क्या होता है कि जब ये ड और ढ किसी शब्द के पहले स्थान पर होंगे, तब उस स्थिति में आप इसमें बिंदा नहीं लगाओगे। ठीक है, नीचे भी बिंदी इसमें नहीं लगेगी। जैसे डमरू हो गया, ढक्कन हो गया, ढोलक हो गया, यदि ये पहले वो स्थान पर होंगे तो आपकी बिंदी नहीं लगेगी इन जनरल। ठीक है,
लेकिन अगर ये कहीं बीच में या अंत में होंगे तो नीचे पे क्या लगाया जाता है, बिंदा लगाया जाता है। ड और ढ उच्चारण स्थान इनका वही है जो आपका ट ठ ड का रहता है। कौन सा रहता है, आप पीछे ग्रुप अपने नोट्स में देख लेना, इनका उच्चारण स्थान भी वही होगा। ठीक है, इतना समझे। अच्छा, मैंने एक पांचवें व्यंजन की बात करी थी, पांचवें संयुक्त व्यंजन की बात की थी, जो जनरली आपको देखने को मिल जाता है लेकिन मान्यता उसे नहीं मिली है। क्या है वो, विद्यालय। विद्यालय शब्द में ये जो द्यो है, ये क्या है आपका, ये भी एक संयुक्त व्यंजन है। इसको लिखने का तरीका आपका क्या है, द्यो है, लेकिन एक्चुअल में क्या है, ये एक क्या है, संयुक्त व्यंजन है। अच्छा, ये कब बनता है द्यो, जब दो के साथ कौन जुड़ता है, यो जुड़ता है, तो ये क्या बना देता है, द्यो बना देता है। जैसे विद्यालय कहें, विद्या कहें, लेकिन अभी इसको संयुक्त व्यंजन के तौर पर मान्यता नहीं दी गई है। बस एक लिखने के तरीके में ये फॉर्म आपका आ चुका है इसका। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना, द्यो किस किस से मिलकर बना होता है, दो और यो से मिलकर बना होता है। एक प्रकार का संयुक्त व्यंजन है, परंतु मानकीय तौर पर अभी मान्यता इसे नहीं मिली हुई है। ठीक है, तो व्यंजनों के बारे में जो भी बातें हमने अभी तक सीख ली हैं, ठीक है, इनका पूर्ण अध्ययन कर लें, स्वरों का पूर्ण अध्ययन कर लें। अब बहुत छोटी छोटी बातें अब धीरे धीरे आपको मैं सिखाने वाला हूँ। टॉपिक ऐसे ही रहेगा जैसे पंचमाक्षर, अभी मैं उसका अगला जो लेक्चर लेके आऊंगा जल्दी उससे संबंधित लेके आऊंगा। फिलहाल तब तक आप इन चीजों को बिल्कुल अच्छे से तैयार रखें, यहाँ से आपका कोई भी क्वेश्चन ना छूटे बस, क्योंकि ये बहुत जनरल चीजें हैं। अब यही जनरल चीजें आपकी गलत हो जाए तो फिर चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। ठीक है, तो स्वरों का वर्गीकरण देख लिया, व्यंजनों का वर्गीकरण देख लिया, सारे के सारे 52 वर्णों का उच्चारण स्थान देख लिया है। ठीक है, तो इतनी चीजें आप बिल्कुल जो है इसमें निश्चिंत रहें कि आपकी ये चीज तैयार हो चुकी है। ठीक है, और साथ ही साथ प्रैक्टिस सेट जो मैंने पहले डाला है उसका अध्ययन कर लें, और पिछले जितने भी वीडियोज हैं उन सबका अध्ययन करते हुए आगे को बढ़ें, तो ही आपको फायदा होगा। अगले लेक्चर में कुछ नई जानकारी के साथ, अभी इतना ही, धन्यवाद।